और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज के मुद्दे का। दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन पूरे होने पर आज केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ साथ किसान इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। डासना, दोहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। किसान काली पट्टी बांधकर यहां अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही टोल प्लाजा भी फ्री किए जा रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर में आज किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली रामराज से चलेगी। इधर किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन किसानों की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि देश के अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। ट्विटर पर राहुल ने लिखा कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीलें बिछाई गई हैं दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता की मांगे, उनका अधिकार, सरकार अत्याचार कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी कृषि कानूनों और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने शुक्रवार को कई ट्वीट्स किए थे जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा और खराब मौसम से वे नहीं डरते हैं। तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। जो सोई सरकार को जगाने का हमारे पास यही रास्ता बचा है। मजबूरी है, हम किसी अपने किसान भाइयों से सारे देश के लोग जुड़े हैं। हम कोई ऐसा निर्णय नहीं करना चाहते जिससे हमारी जनता को, हमारे लोगों को दिक्कतें आए, मगर मजबूरी है। सरकार सोई हुई है। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाने पड़ते हैं। चूँकि सरकार सोई क्या, कुंभकर्ण नींद सोई है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे लगाने पड़ते थे, तो वही हथकंडा मजबूरी में किसान संयुक्त मोर्चा को निर्णय लेने पड़ते हैं। तो दिल्ली के बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिन पूरे होने पर आज केएमपी यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की 5 घंटे की नाकाबंदी के साथ साथ किसान इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। डासना, दोहाई, बागपत, दादरी, ग्रेटर नोएडा पर किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। किसान काली पट्टी बांधकर यहां अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही टोल प्लाजा भी फ्री किए जा रहे हैं। उधर मुजफ्फरनगर में आज किसानों की ट्रैक्टर रैली होनी है। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर रैली रामराज से चलेगी। इधर किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन किसानों की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि देश के अन्नदाता अपना अधिकार मांग रहे हैं और सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। ट्विटर पर राहुल ने लिखा कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीलें बिछाई हैं दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। बता दें कि राहुल गांधी कृषि कानूनों और तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि बीज बोकर जो धैर्य से फसल का इंतजार करते हैं, महीनों की प्रतीक्षा और खराब मौसम से भी वे नहीं डरते हैं। तीनों कानून तो वापस करने ही होंगे। किसानों का आंदोलन एक तरफ लगातार जारी है। इस बीच आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर केएमपी आज वहां पर चक्का जाम किया गया है। 5 घंटे की नाकाबंदी का ऐलान पहले ही किसान जत्थेबंदियों के द्वारा कर दिया गया था। किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान शनिवार को हरियाणा में केएमपी केजीपी एक्सप्रेस वे पर लगातार जाम कर रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान जरूरी सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। जरूरी सेवाओं के वाहन भी नहीं रोके जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह जाम लगाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन हालात से निपटने को तैयार है। पुलिस प्रशासन ने शरारती तत्वों से निपटने की रणनीति तैयार करके डीएसपी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगा रखी है।
इस मसले पर चर्चा लगातार हम ऐसे ही करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या बात है मनोहर, हम तो आए थे तुमसे गपशप करने के लिए, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? भैया अपना क्या है, बस छोटू की नौकरी लग जाए, समझो गंगा नहा गई। आज उसकी नौकरी का रिजल्ट आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहे थे। पढ़ाई में बहुत अच्छा है लड़का। बच्चों की फिक्र तो रहती ही है। अब तो कई साल हो गए, जब मेरे बड़े वाले बेटों को नौकरी मिली थी तो ऊपर से दान दक्षिणा का भी इंतजाम करना पड़ा था, तब जाकर बड़े को नौकरी मिली थी। मनोहर, बिना जोर जुगाड़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबूजी, मेरी नौकरी लगी। नमस्ते अंकल। खुश हो बेटा। माँ, देखा जगदीश भैया, अब दान दक्षिणा से नहीं, योग्यता के आधार पर काम हो रहा है। वैसे बात और थी, लेकिन अब यूपी की बात ही अलग है। जी हाँ, अब यूपी की बात ही अलग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में पिछले 4 साल में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से 4 लाख युवाओं की सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई है। काम दमदार, योगी सरकार। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज किसान संगठनों ने पहले ही चक्का जाम का ऐलान किया हुआ था। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के इस चक्के जाम का ऐलान किया गया था, जो कि फिलहाल जारी है। KMP पर इस समय किसानों की जत्थेबंदियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर चर्चा के लिए। किसान नेता शिवराज सिंह जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राहुल आनंद जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो भी लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शिवराज जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। सर, KMP पर चक्का जाम का ऐलान पहले ही कर दिया था किसान संगठनों ने, और अब हम देख भी रहे हैं कि वहां पर सुरक्षा के भी खासे इंतजाम किए गए हैं। क्या इस तरीके से अब सरकार मान पाएगी, क्योंकि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है? सरकार किस तरीका से मानेगी ये तो सरकार को पता होगा। क्यों कि हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं, देश के किसान की सबसे बड़ी समस्या उसके फसलों के रेट ना मिलना। जो भाई कंपनी भी अपना माल बनाती है, पूरा देश MRP पे चल रहा है। किसान MSP के लिए गुहार लगा रहा है। MSP कहते हैं सबसे नीचे का मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे देहात में कंट्रोल रेट भी कहते थे। पहले हम कांग्रेस के समय से लाभकारी मूल्य की मांग करते आ रहे थे। हमने लाभकारी मूल्य भी छोड़ दिया, लागत मूल्य भी छोड़ दिया। हम सिर्फ MSP के लिए कह रहे हैं भाई। जैसे बाजरा 800 में, मक्का 800 में, धान 1100 में लूट लिया गया। इस कानून के बनने के बाद लूट लिया गया। इस कानून के बनने के बाद खट्टर साहब ने कह दिया मैं यूपी का माल हरियाणा में नहीं आने दूंगा। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कह दिया बाहर स्टेट का माल अपने यहाँ नहीं आने दूंगा। ये कहते हैं देश का किसान कहीं भी बेचेगा। कोई भी मंदवारे में कोई भी कारपोरेट घराना किसान की फसल खरीदने नहीं आएगा, क्योंकि जब आगे मंदा है तो कारपोरेट घराना क्यों खरीदेगा। और माल किसान का पूरा बिक गया, घर में है नहीं, और वो सब मंदे में मिलों में चला गया। या जो प्राइवेट व्यापारी हैं उन्होंने किसानों से मंदे में लूट के जो इनके सरकारी खरीद केंद्र
500, 700, 1,000 किलोमीटर की दूरी पे लगते हैं, वहां जाके सेटिंग करके व्यापारियों ने वहां बेच दिया। किसान तो लुट गया। तो इसलिए डीजल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डाई बढ़ रही है, यूरिया बढ़ रहा है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पानी के बिल बढ़ रहे हैं। तो भाई किसान को क्या उसकी फसलों का मूल्य नहीं मिलेगा? क्या देश का किसान जब से देश आजाद हुआ है आज तक हमेशा लुटता रहेगा? ये कर्ज देने की बात करते हैं, सस्ता लोन ले लो जी, कर्ज ले लो, ये कर्ज पटेगा कहां से? इसलिए तो आत्महत्या बंद नहीं हो रही। बताइए राहुल आनंद जी। गारंटी के साथ कहता हूँ। बिल्कुल, शिवराज जी जवाब ले लेते हैं राहुल आनंद जी से, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तमाम बातें आपने सुनी होंगी किसान नेता की। राहुल जी, प्रतिक्रिया आपकी। मैंने सारी बातों को इनकी बहुत ध्यान से मैंने सुना है और मैं आदरणीय किसान नेता जी को, स्वराज जी को बता दूं कि कृषि कानून में जो लगभग ये लोग कहते हैं कि काला है, तो इस काले का आज तक इन्होंने खुलापन नहीं किया कि इसमें ये काला क्या है। और कोई भी कानून अगर बनता है तो उसमें काला और सफेद जरूर होता है। मैं थोड़ा एक आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा काला कानून के ऊपर। महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी थी, जिसके ऊपर ये कानून लागू होता था उसे ना तो वकील रखने की हिदायत थी, ना वारंट के लिए चर्चा करने की जरूरत थी, डायरेक्ट अरेस्ट कर जेल में डाला जाता था। शायद ये काला कानून था जिसे महात्मा गांधी जी ने विरोध किया था। और जो ये एमएसपी की बात कर रहे हैं तो मैं इनको बता दूं कि अभी तक जितनी भी खरीदारी हो रही है, भारतीय खाद्य निगम जो भी फसलों की खरीदारी कर रही है वो सारे एमएसपी के रेट पे कर रही है। हाँ, इनका ये कहना कि इसको कानूनी अवतार देने के लिए तो मैं इनको बता दूं कि शांता कुमार की जो कमेटी थी उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि 6% जो अनाजों की खरीदारी की जाती है पूरे देश में वो एमएसपी के ही रेट पे की जाती है। और एमएसपी को कानूनी वैधता नहीं देने के पीछे कई कारण हैं। मैं आपको उस पर भी चर्चा करने को तैयार हूं। मैं आपको बता दूं कि यदि 94% किसान एमएसपी से बाहर हैं तो किसान नेता 6% किसानों के हित में आंदोलन क्यों कर रहे हैं? मैं इनका जवाब मांगना चाहूंगा इनसे। दूसरा, क्या किसानों को सरकारी मंडियों और मंडी शुल्क के बंधन से मुक्त करना काला कानून है? तीसरा मेरा सवाल होगा, क्या किसानों को देश में कहीं भी अनाज बेचना कालापन है? इन्होंने जो एक बात की है अपनी प्रारंभिक संबोधन में कि कुछ राज्य सरकारें ने कहा है कि मैं इधर का अनाज उधर नहीं आने दूंगा, तो सिर्फ उन्होंने कहा था, लेकिन क्या इसका आदेश पारित हुआ है? क्या ये अमल पे आया है? तो कहने और करने में बड़ा ही अंतर होता है। मेरा चौथा सवाल इनसे होगा, क्या फसल की बुआई के पहले अच्छे मूल्य पर व्यापारियों से अनुबंध करना काला कानून है? क्या कृषि उत्पादों के भंडारण पर सामान्य परिस्थिति में रोक लगाना काला कानून है? क्या एमएसपी की गारंटी देना ना देना काला कानून है? क्या अनुबंधन की शर्तों पे उल्लंघन पर न्यायालय के स्थान पर जिलाधीश या उप जिलाधीश के पास जाना काला कानून का संज्ञान देंगे उसे? मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में ये कानून अमल भी हो चुका है और वहां के लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो पूरा जो मामला है, अब तक आपने जो मांगे रखी हैं सरकार के सामने और जो आप ये बात भी कह रहे थे कि सरकार किस प्रकार से मानेगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप आम जनता को परेशान कर सरकार को मनाना चाहेंगे? सरकार की संवेदना आपके साथ है, लेकिन आप 6% की मांग कर रहे हैं, बाकी 94% की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, मैं आपका एक और समर्थन करता हूं कि आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, फसलों के दाम बढ़ रहे हैं, एमआरपी पे सारे चीज बिक रहे हैं, तो हाँ आप ये जरूर कहिए सरकार से कि एमएसपी का रेट को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप इस पे कहिएगा कि कानून बनाने के लिए, तो शायद भाजपा हो या गैर भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार इसके लिए राजी नहीं होगा। मैं उसके लिए सिर्फ आपको एक तर्क की बात बताऊंगा कि एमएसपी पे खरीदारी करके कोई सरकार सस्ते में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने फसलों का निर्यात नहीं करेगी, उससे सरकार को नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं। इसलिए सरकार इससे बचती आ रही है। अगर मैं आपसे एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब देश की आजादी हुई थी तो उस समय भी कृषि प्रधान देश हमारा था, किसान लोग खेती करते थे। तो अगर उस समय ये कानून सब सही था तो फिर किसान आज हमारा बदहाल क्यों है? आज भी वही परिस्थिति है। हमने बस आपको
संभावनाएं तलाश कर दी हैं कि आप इधर से करके आप उधर जाकर अपने फसलों को बेच सकते हैं। ये आपने तय करना है। ये तय करने का कोई तरीका नहीं होता है कि चक्का जाम करके देशवासियों को परेशान करके उससे सरकार को भी नुकसान होता है, उससे आपको भी नुकसान है। आप भी वहां खड़े हैं, धूप है, बरसात भी आ जाएगी, ठंड है, उस सब से बचना चाहिए। और आपको जो आपकी तार्किक मांगे हैं आप उसके पक्ष में रहिए। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है तो आखिर आपको भरोसा किनके ऊपर है? मैंने एक बयान देखा था कैप्टन अमरिंदर जी का, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेगी तब तक किसान नेता वहां बैठे रहेंगे। ये कितना दुर्भाग्यवश बयान है। मैं आपको याद दिला दूं, स्वराज जी, पंजाब में 2013 में एक कानून पास किया गया था जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान था, और वो कानून आज भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब की सरकार ने 2020 के कानून के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, लेकिन जिस कानून को खत्म करना चाहिए था उस कानून को नहीं किया। तो क्या आपको ये दोहरे चरित्र का उजागर नहीं होता है? आप देखिए और खुद समझिए कि आपके साथ कौन कर रहा है। बिल्कुल, स्वराज जी कुछ कहना चाहते हैं? राहुल जी उनका जवाब ले लेते हैं। बताइए स्वराज जी। पल्लवी जी, पहले तो कुछ कुछ बात समझ में आ रही थी, कुछ कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। कानून को बने हुए लगभग 1 साल से ऊपर होने जा रहा है। अभी तक तो कानून का असर कहीं भी कोई खरीदार, कोई कारपोरेट घराना, कहीं किसान की। और मैं एक बात तुम्हें कड़वा सत्य बता देता हूँ, जो देश में कड़वा सत्य है, या तो अपने धर्म पे देश का जवान टिका हुआ है या अपने धर्म पे देश का किसान टिका हुआ है। वरना सरमाएदार को घाटा हो तो वो तो अपना बिजनेस बदल देता है, राजनेता को टिकट ना मिले तो वो पार्टी बदल देता है, और वर्कर को अगर अच्छी नौकरी मिले तो वो नौकरी बदल देता है। आज कोई भी किसान अपने बेटे से, जो युवा पीढ़ी है, खेत में काम करने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं इस कानून में काला क्या है, काला क्या है, काला क्या है। क्या मजबूरी थी? क्या आपने ये कह दिया एसडीएम और डीएम से अगर आप अपील नहीं करोगे? क्या मजबूरी थी? कारपोरेट घरानों को आपने छूट दे दी, कितना ही भंडारण करोगे? और जब ये कह रहे हैं कि देश का किसान कहीं भी अपना गल्ला बेच सकता है, तो हरियाणा की सरकार यूपी का गल्ला फिर रोक लगा दी, पिछली साल रोक लगा दी। तीसरी बात, जब बीज कॉर्पोरेट जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है, बीज उसका होगा, खाद उसकी होगी, दवाई उसकी होगी, पानी उसके हिसाब से होगा, निराई गुड़ाई उसके हिसाब से होगी, क्वांटिटी की गारंटी किसान की होगी। और फिर जब किसान खुद खेती कर रहा है तो इनको ये चाहिए था कि किसान को पानी की उपलब्धता कराते सही समय पर, किसान को बीज की उपलब्धता कराते, किसान की फसलों का भाव किसान को कैसे मिले। ये कारपोरेट घराने क्या मंदी में हमारा खरीदेंगे? अच्छा, एक बात स्वराज जी, एक बात बताइए। अभी आपने कहा कि एक बात बताइए सर, अभी आपने कहा कि किसान, ये जो कानून बने हैं उनका असर अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इन कानूनों को लागू कहाँ होने दिया गया? इन पर तो रोक लगी हुई है, तो अभी कैसे असर और कैसे फायदा नजर आ रहा है? बता देता हूँ पल्लवी जी। गुजरात में आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया कॉन्ट्रैक्टर ने जी। पहली साल आलू की महंगाई रही तो सारा आलू उसने खरीद लिया। अगली साल जाकर के मंदवारा आ गया तो एक छल्ला बना दिया और छल्ले में से आलू निकाला गया कि छल्ले में से जो आलू पार होगा उस आलू को खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सरमाएदार ने, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने क्या घाटे में काम किया है? घाटे की खेती कर रहा है, देश का किसान कर रहा है। मर रहा है तो देश का किसान मर रहा है और सबका पेट भर रहा है। इस किसान पे राजनीति होती है, सारी राजनीति। और ये देखो, हम तो सीधे अनपढ़ किसान है, भोले भाले किसान है, ज्यादा गुड़ा भाग जानते नहीं। हम अंधी को अपना बेटा चाहिए, या अंधी अंधी बेटा है जब समझू मेरी गोदी में आ जाए। जिस दिन हमें हमारी फसलों के लाभकारी मूल्य मिल जाएंगे। आज छोले कुलचे वाला 2 टाइम में सही रोटी खा लेता है, और 50 बीघे का किसान अगर उस पर साइड बिजनेस ना हो तो भूखा मर रहा है। वो बच्चे की फीस नहीं दे सकता, बच्चे का इलाज नहीं करा सकता, बेटी की शादी नहीं करा सकता, घर में छोटा सा भी काम करना होगा, कर्ज लेना होगा, एक पोत कर्ज ले लेगा, दे नहीं पाएगा। देश का सिस्टम इतना खराब हो गया है। अब ये सारा निजीकरण निजीकरण निजीकरण। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी, तो खुद कहते थे, भाइयों बहनों इस देश में एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों डीजल 35 रुपए लीटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाइयों किसानों को बिजली पानी फ्री मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कहाँ गए गुजरात के उनके वादे? वो कहाँ गया गुजरात मॉडल पूरे देश में?
सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी मिलती है और पूरे देश का किसान बहुत दुखी है। आज चैनल पे बैठ के कोई भी बड़ी बड़ी बात कर सकता है। अपनी सरकार की किसानों ने 300+ सीट दी इनको, इसलिए नहीं दी कि किसानों के ऊपर राजनीति करना, किसानों के ऊपर काला कानून थोपना। तुम एक एमएसपी गारंटी कानून नहीं कर पा रहे जब तुम विपक्ष में बैठते थे, जब बोलते थे। ठीक है, बताइए राहुल आनंद जी, दिक्कत कहाँ आ रही है एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने में? हालांकि अभी तो बातचीत ही दोबारा नहीं शुरू हो पा रही जो इन तमाम मसलों पर चर्चा की जा सके। एक बार फिर से मैं इनको बता दूं एमएसपी के बारे में, और जितने भी किसान नेता बैठे हैं, कुछ दिन पहले का भी ये एक रिपोर्ट आया था कि उन्होंने एमएसपी पे अपनी कितनी अनाजें देखी है। खास करके मैं राकेश टिकैत जी के बारे में आपको बता दूं, मैंने पहले भी कहा था कि 2250 टिकैत जी के बारे में छोड़ो, तुम अपने विषय में बता दो, एमएसपी गारंटी कानून करोगे नहीं करोगे? अपने जो 2250 क्विंटल जो गन्ना लिया है वो किस रेट पे लिया है? अरे गन्ना वन्ना गुड़ा भाग छोड़ो, एमएसपी गारंटी कानून होगा या नहीं होगा? मैं बता दूं स्वराज जी, पहले बातों को समझ लीजिए। ये बहुत अच्छा चीज है जो किसानों को ये बताया जाता है ना कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गवार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक किसान का लड़का हूं और मैं खुद किसानी करता हूं। आप अगर देखेंगे तो मैं 20 एकड़ में खेती करता हूं और मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर एफपीओ बनाया है। एफपीओ बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर किसानों का एक क्लस्टर बनता है और उसके अंदर एक रजिस्ट्रेशन कराई जाती है कंपनी एक्ट में, ताकि आप अपने फसलों को बेच सकें, एक जगह से दूसरी जगह बेच सकें बहुत आसानी से और अच्छे दामों में बेच सकें। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं आ जाता हूँ एमएसपी पे। एमएसपी उस समय की उपज है जब देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था और सरकार किसानों को अनाज खरीद और सार्वजनिक प्रणाली वितरण पे उसका भंडारण करती थी। आज अनाज की बहुलता है, मतलब भारी मात्रा में अनाज हमारे पास उपलब्ध है। यानी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया गया तो सरकार के लिए उसे खरीदना और भंडारण करना अति मुश्किल काम हो जाएगा। इस चीज को सच्चाई है जिसे बताना आपको जरूरी है। मैं दूसरी बात बता देता हूँ, मैंने अपने पूर्व के संबोधन में कहा था कि महंगा अनाज खरीदकर सस्ते में कोई निर्यात नहीं करेगा, क्योंकि एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके जो मूल्य होते हैं वो कम होते हैं। हाँ, पूरे देश में 28 तरह के फसलों पे एमएसपी की बात की जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब हरियाणा जो हमारा राज्य है, वहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी के चलते वहां पे पानी का, बिजली का सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। और अब सरकार ने जितने भी अनाज वहां पे खरीदे हैं, आपको गेहूं खरीदी है, धान खरीदी है, तो ये सारे पूरे खरीद के लक्ष्य का 65% सिर्फ पंजाब और हरियाणा से खरीदा गया है। और आपको पता होगा कि मीडिया की नजरों में हमेशा ये बातें आती रहती हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि सरकार की ये फसलें, अनाज खरीद कर जो सरकार भंडारण कर रही है, वहां पानी से दी कर रखी है कि कितने अनाज खराब हो गया, इतना नुकसान हो गया। तो सरकार को अगर राज्य हित और देश हित के लिए काम करना है तो कहीं ना कहीं कुछ कानून में अगर संशोधन होता है, मैं आपकी इस बात से मानता हूँ कि कहीं अच्छी बात भी होगी तो कहीं खराब बात भी होगी किसी भी कानून को बनाने में। लेकिन कानून को बनाने का मतलब ये होता है कि आपकी जो जीवन शैली है, जो किसानी है, वो सही से चल सके, उसको चलाया जाए। और हमने पहले भी किसानों को सशक्त बनाने का काम किया है और हम अभी भी कर रहे हैं। अगर राहुल आनंद जी अगर आप विपक्ष में होते तो क्या ये होता है काला कानून को बताने के लिए आप उस पे भी राजी नहीं हो रहे हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय पे भी राजी नहीं हो रहे हैं, आप अपनी कमेटी की तरफ से सरकार के पास जा भी नहीं रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सरकार रोड पे आके, सदन छोड़कर रोड पे आकर बात करे, तो फिर ये आपकी आप कहीं ना कहीं किसी के दबाव में बैठे हैं वहां पे। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आपको समझना होगा, आर्थिक बातें हो, हम सरकार का पक्ष रखते हैं, आप किसान का पक्ष रखिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो किसान प्रधान देश है और हमें अपने देश के किसानों को लेकर चलना है, क्योंकि हमारा अन्नदाता है। मैं भी किसान का लड़का हूँ, मुझे भी पता है, मेरा भी गन्ना जाता है, चीनी भी जाता है, दूध लाते हैं, खुद से करते हैं आटा। इसी प्रकार आपको मैंने कहा 2013 के बारे में कहा, कानून के बारे में, इस पे आप बचे हैं मुझसे, आपको इस पे बचाना चाहिए मुझे कि आखिर सिर्फ समस्या क्या है पंजाब सरकार को उस कानून को वापस लेने में।
आप इसको भी तो कहिए जो आपके समर्थक हैं, कुछ राज्य भी आपका समर्थन कर रहे हैं क्योंकि मंडी शुल्क जो होता है उसको खोने का डर है वहां की राज्य सरकारों को, इसलिए सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के लोग कर रहे हैं इस प्रकार की गतिविधि। जी बताइए स्वराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में कोई सवाल आप उठा रहे थे कि अगर आप विपक्ष में होते तो उसके बाद आपकी आवाज कट गई थी, बताइए। सबसे बड़ी बात यह है पल्लवी जी, जो पार्टी सत्ता में चली जाती है वो बड़े बड़े गुणा भाग लगा के बताती है, और जो पार्टी विपक्ष में आ जाती है उसे किसानों के सारे दुख दर्द सारी उसकी कहाँ दिक्कतें सब याद आ जाती है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ और बड़े गौर से बताना चाह रहा हूँ, ये पार्टी चुनावों में होती है, एक दूसरे के ऊपर आग बरसाती है सारी पक्ष विपक्ष और बेतुके भी बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जब इनकी तनख्वाह और इनके पेंशन बढ़ते हैं ना, वेतन भत्ता बढ़ते हैं, तो सारी पार्टी एकजुट हो जाती है, ये कोई विरोध नहीं करता। बिल्कुल लौट रही हूँ आपके पास, तुरंत लौट रही हूँ सर। इस समय हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो कि इस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे सीनियर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका प्रदान करते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें आ रही आवाज, अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय सांसद और विधायकगण, क्षेत्र के अध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्षगण, आज की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, तमाम कार्यों की और विकास की समीक्षा करने के लिए इस समय योगी आदित्यनाथ जुड़े हुए हैं और वो समीक्षा बैठक एक तरीके से कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की हैं। कार्यकर्ताओं के साथ आज वो बैठक कर रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। चलिए अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं और हम किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों ही मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वराज जी का रुख कर लेते हैं, वो कुछ बात कर रहे थे। स्वराज जी, जैसा कि आपने कहा कि जैसे ही सत्ता पक्ष में पार्टियां आती हैं तो वो तमाम गुणा भाग सिखाने लगती हैं और विपक्ष की पार्टियों को अचानक किसानों के प्रति इतना प्रेम उमड़ने लगता है कि उनके दुख दर्द सब समझ में आने लगते हैं। तो अभी आप ये कहना चाहते हैं कि किसान इस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, बाकी हर कोई सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहा है। स्वराज जी, नहीं, जो पार्टी सत्ता में आई है किसी ने किसान के विषय में नहीं सोचा। अगर सोचते तो कांग्रेस को हम बेरोजगार नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस को भी हमने बेरोजगार जब ही किया कि जब कांग्रेस ने हमारी बात को नहीं सुना। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, देश में जब से देश आजाद हुआ है, इन सत्ता भोगियों ने और सरमाएदारों ने और बड़े बड़े अफसरों ने अपने लिए देश में काम किया है। क्यों कि ये जो जितने भी राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, ये नौकरी पे नहीं जाते वहाँ नौकरी लगने के लिए, ये चुनाव जीतते जाते हैं, सेवा के नाम से जाते हैं और वहाँ जाकर के मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। एक आदमी की 4-4, 5-5 पेंशन है। देश का सारा जितना भी टैक्स है ये तो इनके पेट में जा रहा है, तो किसान के लिए बचेगा ही कहाँ? किसान तो बेचारा कमाने को और इनको खवाने को, ये रोज हर साल अपनी तनख्वाह, वेतन, भत्ता, पेंशन, एक एक आदमी की 5-5 पेंशन है। पूरा देश
एमआरपी पर चल रहा है, एमआरपी पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंपनी अपनी तमाम बातें सही है स्वराज जी, लेकिन सवाल ये है कि अब आगे क्या इसी तरीके से आंदोलन की राह पर आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देख रहे हैं राकेश टिकैत के बारे में भले ही अभी आपने बात नहीं की हो, लेकिन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। कौन कहां अपनी सियासत की रोटियां सेक रहा है, अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहा है, कहीं धोखा ना हो जाए ये डर भी बना रहता है सर। 72 साल से धोखा हो रहा है इनको। 350 सीट किस लिए दी हमने? जब मोदी जी ने किसानों पर लुभावने भाषण दिए जब भी तो 300, वो भी तो धोखा हुआ हमारे साथ में। हम तो जब से देश आजाद हुआ है आज तक धोखा खाने वाले रहे, आगे भी धोखा खा लेंगे, लेकिन जो हमें नहीं सुनेगा उसे वोट की तोड़ जरूर देंगे, चाहे नोटा से दे या किसी एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करके दे। बताइए राहुल आनंद जी, किसान आंदोलन का असर आने वाले चुनावों पर भी साफ तरीके से पड़ता हुआ यहाँ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, राकेश टिकैत ऐलान कर चुके हैं अभी तो वो पश्चिम बंगाल में जाकर महापंचायत करेंगे। देखिए, मैं आदरणीय स्वराज जी का सम्मान करता हूं और मैं उनके भावनाओं के साथ हूं, लेकिन उनकी मांगे जो अतार्किक है उसके साथ मैं नहीं हूं। चाहे वो सरकार, मैं आपको बता दूं, हमें आप लोगों ने अगर चुनकर भेजा है तो हमें भेजा है आपके हित के काम करने के लिए, और हमारी सरकार आपके हित में काम कर रही है। जिद पे आप पड़े हैं, आप बातों को सुनना नहीं चाहते हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या फिर आपने ये रट लिया है स्क्रिप्ट को कि भाई चाहे कुछ हो जाए सरकार को झुकाना है। तो अगर ये लड़ाई है तो फिर सरकार नहीं झुकेगी, ये तय है। अगर इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है तो आप बताइए, सरकार क्या, प्रधानमंत्री जी ने खुद से कहा है जितने भी सांसद हैं उनके प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ है, लेकिन आप लोगों ने क्या प्रधानमंत्री जी के पास गए? एक फोन कॉल की बात उन्होंने की थी, आपके तरफ से क्या कुछ आगे की कार्रवाई की गई कि हम लोग इन पे बात करके एक बार सकारात्मक रूप से चर्चा करें? किसी ने चर्चा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया गया। और जहां तक राकेश टिकैत जी की बात है तो मैं आपको बता दूं कि वो करोड़पति किसान हैं, जिस 100 दिनों में उन्होंने बहुत कमाया है। माफ कीजिएगा, मेरा उनके संपत्ति को बताने का अधिकार नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने 100 दिनों में बहुत कमाया है किसानी से, ठीक है। उनके जेवर एयरपोर्ट के पास जो जमीनें हैं वो करोड़ों की है। तो आम किसान, जो छोटे किसान जो वहां पे मति भ्रमित का जो शिकार होकर बैठे हैं, उन्हें नुकसान है। नुकसान आपको है, नुकसान मुझे भी है। अगर मैं आपके साथ अगर आंदोलन में रहता हूं तो नुकसान कहीं ना कहीं मुझे भी है। और जहां तक चुनाव की बात है तो आपको मैं बता देता हूं और आपको ये विश्वास भी दिला देता हूं कि जनता जनार्दन का जो भी फैसला होता है, उसे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हम इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन हम ईवीएम को दोषी नहीं ठहराते हैं। और राकेश टिकैत जी जो है फिलहाल वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ज्यादा काम कर रहे हैं। उनकी जो महापंचायत लगा रही हैं, मैंने जो अपने प्रारंभिक संबोधन में जो 10 प्रश्न किए थे, उस प्रश्नों का अगर आप तार्किक जवाब मुझे दे देंगे तो मैं भी मान लूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी जरूर कृषि कानून में है। लेकिन बातें वो नहीं हो रही हैं, बातें आ रही हैं, घूम फिर कर आ रही हैं बातें कानून को वापस लेने के लिए। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कहा है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे। देखिए, हमने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो हम कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। आपको मैं बता दूं, आपने जो एक बात कहा कि जो विपक्ष में पार्टियां होती है उसे किसान का दर्द, दुख, दर्द जरूर दिखता है, तो मैं आपको बता दूं कि हम 100% ईमानदार हैं। हमने ये कांग्रेस के कारवां को आगे बढ़ाया है, जो पेज नंबर 9 के मैनिफेस्टो में। एक सेकंड राहुल आनंद जी, आपने बोला कि हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे। वादा तो 2 बार ये भी किया गया था किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, अभी तक तो हुई नहीं सर। अगली बार के लिए इंतजार कर लें। मैं बता देता हूं आपको पल्लवी जी कि किसानों की जो आय को दुगुने करने की बात की थी, उस दिशा में कदम बढ़ चुका है। आपने देखा होगा कि सरकार ने बजट में कृषि को ज्यादा महत्व दिया है। और मैं दूसरा चीज बताता हूं कि वर्मी कंपोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा दबाव दिया गया था। एक क्लस्टर बनाने की बात की गई थी और एफपीओ के माध्यम से किसानों को जागरूक करने की बात की गई थी। वो अलग बात है कि कितने लोगों ने बनाया है एफपीओ, उससे वो जुड़े हैं। लेकिन जो किसान समृद्धि, किसान सम्मान निधि जो है, वो आप देखिए, आप सारे किसानों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं डीबीटी के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हम किसान को रोजगार और उनकी आय को दुगुने करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के सम्मान में जिस प्रकार की कार्य योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं और जो अमल भी की जा रही है,
तो हमने आपको वादा किया है, अगर आपके मति भ्रमित अगर कोई कर रहा है तो वो आपके विपक्ष के लोग कर रहे हैं, जो कानून लाने का प्रस्ताव भी रखा था और वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा लाया ही नहीं है। मैं आपसे तीसरी बार एक चीज कहना चाहूंगा कि 2013 के कानून को लेकर भी एक बार प्रोटेस्ट होना चाहिए, जो पंजाब में बनाया गया था, जिसमें आर्थिक दंड का बहुत बड़ा आर्थिक दंड का प्रावधान था। इस पे आप क्यों नहीं चर्चा करते हैं? कहिए पंजाब को, अगर पंजाब की सरकार सही में किसान हितैषी है तो वो उसको वापस ले ले। उसने भी अपने दोहरे चरित्र को दिखाया है और मैं ये मानता हूं कि कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें अमल की जाती है, कुछ बातें अमल करने के लिए रह जाती हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ देरी हो रही है तो वो भी जल्दी से हो जाएगी पूरी। आप आश्वस्त रहिए, आपके पक्ष में और आपके हित में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है। जी बताइए शिवराज जी, बातचीत एक बार फिर से कब शुरू होगी? तो बना देते, घुमा फिरा करते। जब किसान को फसलों के मूल्य की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ले जाते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार एमएसपी से सस्ता है, और इन्होंने बता दिया कि एमएसपी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वो एमएसपी से सस्ता रहता है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमको फसलों का मूल्य पूरे जीवन में नहीं मिलेगा और इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो इनकी जबान से आ गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है। जब हमें फसलों का मूल्य ही नहीं मिलेगा, अरे क्या जरूरत तो हमें सम्मान निधि देने की है, क्या जरूरत हमें सब्सिडी देने की है? जो सबसे ज्यादा रात दिन मेहनत करता है इस देश में, सबसे ज्यादा उसकी जमीन की लागत लगा लो, जमीन की लागत भी आती है। इतना सरमाएदार की दुकान में इसमें का पैसा नहीं बनेगा जितना किसान की जमीन की कीमत बन जाती है। उसकी अपनी जमीन की कीमत भी उसमें लगी हुई है, उसकी मेहनत भी लगी हुई है, परिवार भी लगा हुआ है, उसे 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे बुरा खाता है, और उसी किसान पे ये कह रहे हैं हमारी सरकार। अरे काय की सरकार जो अन्नदाता रो रहा है देश का, काय की सरकार, अन्नदाता रो रहा है खून के आंसू, तुम सरकार बढ़ाई करे चले जा रहे हो। अरे हमें हमारी मेहनत का मूल्य दे दो भाई, हमारा लाभकारी मूल्य दे दो, लागत मूल्य दे दो, हमारा मेहनताना दे दो। क्यों नहीं दे पाते? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे ले गए, ये हमारा माल ऐसे ही लुटता रहेगा, इसका मतलब आजीवन। फिर मत दो हमें फसलों का मूल्य, पूरे देश की एमआरपी को कंट्रोल करो। महंगाई कहां से कहां पहुंचा दी, तुम्हारा है किसी सरमाएदार पर कंट्रोल? एक माचिस बनाने वाले पर कंट्रोल नहीं है, दवाई बनाने वाले पर कंट्रोल नहीं है, गाड़ी बनाने वाले, हवाई जहाज बनाने वाले पर कंट्रोल नहीं है, किसान पर कंट्रोल है तुम्हारा। सर आप कहना चाह रहे थे राहुल जी? आप स्वराज जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी शब्दों का सम्मान करता हूं, और जो आप बातें कह रहे हैं मैं उसे समर्थ हूं, लेकिन मेरी भी कुछ बातों से आपको सहमति जतानी होगी। पहला आपको सहमति ये जतानी होगी कि जो कोरोना के लिए जब देश लॉकडाउन में फंसा था तो हमारे किसान भाइयों ने जीडीपी में, हमारी अर्थव्यवस्था में 4% का योगदान दिया था, जो एक सराहनीय और साहसी कदम था, और कहीं ना कहीं वो सरकार की प्रतिस्पर्धा की वजह से भी हुआ था। मैं आपको दूसरा बता दूं, जो आप ये कह रहे हैं कि हमें किसानों का मूल्य नहीं मिलता है, तो मैं आपको, आप कहेंगे तो मैं आपको सारी डाटा निकाल कर दे दूंगा, जिसमें जो 800 लाख मैट्रिक टन जो फसलें खरीदी गई हैं वो एमएसपी रेट पे खरीदी गई हैं। धान और चावल की मैं बात कर रहा हूँ, वो एमएसपी रेट पे ही खरीदी गई हैं। उसमें कहीं ना कहीं आप हरियाणा से अगर आते हैं तो उसमें आप भी सम्मिलित हैं। आपको कैसे नहीं मिला, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। आपको कैसे नहीं मिला, या आप कैमरा के सामने बैठकर आप इधर उधर की बातें करके मुझे बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी मैं आपको बता दूं, जो रेट की जो बात की गई थी, ये हमने ऑप्शन दिया है आपको। इस कानून में इस ऑप्शन की गारंटी दी गई है कि आप चाहें तो हमसे दुगुना माल पे आप बेचिए, आप बेचना भी नहीं चाहते हैं। आप बताइए, क्या कभी भी कोई भी किसान या कोई भी आदमी सब्सिडी पे जी सकता है? नहीं जी सकता है, क्योंकि उसकी जो जरूरतें हैं वो सब्सिडी से नहीं पूरी की जा सकती है। अगर आपको सशक्त बनना है तो आपको उस कदम में, उस दिशा में आपको कदम भी बढ़ाना होगा। और हमने जो ये रास्ता खोला है ना इस कानून की वजह से, ये रास्ता यही है कि आपको फसल की दाम मिले और उचित दाम मिले। और जहां तक बीज की और पानी की व्यवस्था की आपने बात की है, तो
जो यहाँ के आप जहाँ से आते होंगे वहाँ पे ब्लॉक है, ब्लॉक के माध्यम से बीज का वितरण किया जाता है, वहां से बीज लिया जाता है। और जो पानी की जो बात की है आपने, तो हर घर हर खेतों में पानी पहुंचाने का भी काम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे हो भी गया है बहुत सारे राज्यों में, जिसमें बिजली की सब्सिडी दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है ताकि आप पंपिंग सेट चलाएं और जल और पानी का पटवन करके अपनी खेती को हरियाली में बदले, वो इसीलिए दी जाती है। और मैं आपको बताऊं कि जो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, वो सरकार की चीजें हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो हम जो आपसे जो सामान खरीदते हैं उसको हम निर्यात भी करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है। और ये रखने की व्यवस्था जो है ना, पीपीपी मोड पे करने के लिए सरकार कह रही है, इससे आपकी ही गुणवत्ता में निखार आएगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपके आलोचक आपके साथ नहीं रहेंगे ना, तो फिर आपकी गुणवत्ता में कभी निखार नहीं आ सकता है। ये निखार लाने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करना चाहिए, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन विरोध का तरीका तार्किक होना चाहिए। आप एक बार स्वयं सोचें कि आप किन बातों को लेकर विरोध कर रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पंजाब हरियाणा के लोगों से लगभग 65% खरीदी गई है। मैं नहीं बोलता हूं, आप गूगल पे देख लीजिए, आज के सारे लोग फोन रखते हैं पास में, आप देख लीजिए, वहां से आपको एक एक डाटा का पता चल जाएगा। राहुल आनंद जी, शौराज जी का बताइए। शौराज जी, आपने तमाम बातें सुनी होगी। जितना पैसा इन्होंने किसान रेल चलाने में लगाया, क्योंकि किसान की औकात नहीं रेल में व्यापार करे, जितना पैसा बीजेपी के कार्यालय बनाने में लगाया, जितना पैसा नई पार्लियामेंट बनाने में लगाया, जितना पैसा बीजेपी का नए नए जगह जगह दफ्तर, उतना पैसा किसी स्कूल में, किसी अस्पताल में, किसी किसान के लिए भंडारण के लिए स्टोर में कहीं लगाया हो तो बताओ। खाली बातों से कुछ नहीं। ये तो मैं भी बैठ के कुछ भी कह सकता हूँ, हमने ये किया। अरे जब 7 साल तुम्हें सरकार में हो गए तो कुछ ना कुछ तो करते, या कुछ भी नहीं करते। जब इनको 7 साल हो गए सरकार में लगातार, तो कुछ भी नहीं करते ये कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जितना पैसा तुम रैलियों में, विदेशी यात्राओं में, बीजेपी के दफ्तर बनाने में, नई पार्लियामेंट बनाने में, किसान रेल चलाने में इधर उधर फूक रहे हो, ऐसा में पूरे देश को निजीकरण कर रहे हो। बिजली का निजीकरण, पुलिस का निजीकरण, मिलिट्री का निजीकरण, उस लाल किले को भी ठेके पे उठा दिया जिसकी दुहाई दे रहे हो। सारा सब कुछ तो तुमने बेच दिया। अब प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं देश का निजीकरण होगा, सरमाएदारों के हाथ में रहे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी गुलाम कर गई थी इस देश को, आज सारे देश को सरमाएदारों के हाथ में दे रहे हो। तो सरकार बैठी बैठी तनख्वाह लेगी, सरकार बैठी बैठी अपनी पेंशन बनवाएगी, सरकार बैठी बैठी वेतन लेगी। खत्म करो अपनी तनख्वाह, वेतन, पेंशन, भत्ता। ये जब सब सरमाएदारों को देश चलाना है तो तुम काहे को फिर आ रहे हो बीच में भाई? बताइए राहुल आनंद जी, आप क्यों चला रहे हैं फिर सरकार? मैं बता दूं आपको कि सरकार का काम है अपने शासन को सही तरीके से चलाना और अपने देश के अंदर कानून की व्यवस्था को और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना, इसलिए चलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कहा था कि सरकार को बिजनेस नहीं करना चाहिए, आप इसको भी मानिए। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लड़की इंदिरा गांधी जी ने लाइसेंस राज को कायम किया था। और जो आप बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट बनाने में आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, तो मैं आपको बता दूं कि पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्ट मोड पे इसका निर्माण किया जाता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, आप बनने कहाँ दे रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बनने तो दीजिए, आप बनने नहीं दे रहे हैं। भंडारण की सुविधा करने नहीं दे रहे हैं सरकार को, और आप कह रहे हैं कि आप सरकार में क्यों बैठे हैं? सरकार जब तार्किक कार्य को करती है तो आप करने नहीं देते हैं। और जो निजीकरण की बात है, तो मैं आपको बता दूं, ये निजीकरण की वजह से ही आज एक किसान हवाई जहाज से चला जाता है कहीं। क्यों चला जाता है? क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, दरें सस्ती हुई है, एरोप्लेन की दरें सस्ती हुई है। जो दरें महंगा हुआ करती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो दरें सस्ती हुई है। और आज ट्रेन भी महंगी है, तो सरकार के हाथ में है। फिर भी ट्रेनें क्यों महंगी हो गई? प्लेटफॉर्म टिकट क्यों महंगा हो गया? ये क्या कम नहीं होना चाहिए? इसी को मैं कहता हूँ कि स्पर्धा बढ़ेगी। और जो पार्लियामेंट बन रहा है और जो लोग टाटा समूह बना रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 1500 करोड़ रुपए उन्होंने दिया था कोरोना वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, देश के हित में दिया था।
और और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया था, ताकि आज उनकी वजह से भी और हम वैक्सीन लेने जाने वाले हैं। आपका तो टाइम भी आ गया लेने का। आप पार्टी है क्यों, सरकार क्यों बैठी है, आपको सारे प्रश्नों का आप राहुल आनंद जी आप सरमाएदारों से, कारपोरेट घरानों से चंदा ले करके मोटी मोटी रैली करो और कारपोरेट घरानों के फेवर में कानून बनाओ। लेकिन बातें तार्किक होनी चाहिए, तो एक स्वस्थ वातावरण में बात करने में इसमें आनंद भी आएगा। जी ठीक है, मैं आप दोनों ही मेहमानों का अब शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और उनकी समस्याएं अभी भी जस की तस बनी हुई हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि आज के चक्का जाम के बाद क्या परिस्थिति बदलती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।